हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, अंतिम बार देख लीजिए। अंतिम प्रहार होने जा रहा है। जितने भी लघु उत्तरीय फर्स्ट क्वेश्चन है पिछले 5 सालों का मैंने पूरा तैयार कर लिया है। अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे। बस एक बार फटाफट आप इसे रिविजन कर लीजिए। महा मैराथन क्लास है। सारे क्वेश्चन दोस्तों 100% आपके इसी से आ जाएंगे। जो आपके लघु उत्तरीय फर्स्ट और सेकंड वाले हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। और एक बात और आपको बता दें कि अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो आपका जो अति लघु है ये भी आपका तैयार हो जाएगा। बहुविकल्पीय क्वेश्चन ये भी आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि बड़े से छोटा क्वेश्चन बनता है। तो चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे सेट उठाते हैं। 2025 का सेट आप यहाँ पे दे सकते हैं लघु उत्तरीय प्रथम में। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे 2025 में। और यहाँ पे क्वेश्चन आप देख पाएंगे 5-5 नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है, यानी 5 अंक के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसका उत्तर कितने शब्दों में लिखे, कितने पेज में लिखे, लोग के मन में डाउट होता है। तो 50 से 60 शब्दों में बोर्ड ने कहा है कि 50 से 60 शब्दों में आप आंसर लिखिए। 50 से 60 शब्दों का मतलब यह कि कम से कम आधा पेज आप इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, आधा पेज आप पूरा आंसर अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आइए कैसे लिखते हैं पूरा देखते हैं डिटेल में। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उतना वक्त नहीं है कि डिटेल में पूरा अच्छे से समझाया जा सके। तो आप पहले फटाफट एक बार देखने का प्रयास करेंगे। रिवीजन क्लास है। क्वेश्चन पूछा गया कि वैश्विक ताप वृद्धि क्या है, इसके प्रमुख कारण क्या हैं। तो जब आप वैश्विक ताप वृद्धि के बारे में बताएंगे तो आपको 2 अंक यहां से मिलेंगे। जब इसके आप कारण बताएंगे तो 3 अंक आपको यहां से मिलेंगे। तब जाके पूरा टोटल 5 अंक आपको मिलेगा। जैसे आपके लिखने की शैली होगी वैसे आपको नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे अर्थ सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार जो वृद्धि होती है उसी को वैश्विक तापमान जो है ताप वृद्धि कहा जाता है। आपको बता दें कि इस क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जा सकता है। एक आपसे पूछा जा सकता है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। ठीक है, आपसे भी पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखें, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है वैश्विक तापन। ठीक है, जो कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है। इंग्लिश में से ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, हिंदी में से वैश्विक तापन कहते हैं या ताप वृद्धि कहते हैं, या भूमंडलित तापन कहते हैं। ठीक है, ये भी कहते हैं भूमंडलित तापन। तो 3 नाम से जाना जाता है। ये तीनों नाम ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछ लेगा। ठीक है, अब दोस्तों इसके कारण क्या है। तो देखिए, कोयला, पेट्रोलियम आदि जीवाश्म ईंधन अत्यधिक जो उपयोग हो रहे हैं इसके कारण तापमान में वृद्धि हो रही है। पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, वनों की कटाई जो है वो अधिक हो रही है, जिसके कारण यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो मात्रा है उसकी वो बढ़ रही है और CO2 बढ़ने से तापमान बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है औद्योगिकरण व प्रदूषण से ग्रीन हाउस गैस जो है इसमें वृद्धि हो रही है। ग्रीन हाउस गैस वो होते हैं जैसे CO2 हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, CFC हो गया, मेथेन हो गया। ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस होते हैं जो तापमान को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसके प्रमुख कारण हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, मैं यहाँ पे हिंट दूंगा आपको ताकि जो है आप समझें और उसके बारे में अपने शब्दों में बनाकर लिखें। जैसे संयुक्त राष्ट्र क्यों आवश्यक है, इसके 2 कारण बताइए। 2 कारण पूछा है, 2 कारण आप लिख दीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र क्यों आवश्यक है, विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र आवश्यक है। दूसरा पॉइंट, देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने, वैश्विक समस्या जैसे गरीबी, रोग, पर्यावरण आदि के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र आवश्यक है। 2 पॉइंट लिख दीजिए, बढ़िया नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे है पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष जो है वो स्पष्ट कीजिए कि पर्यावरण के मसले पर भारत का क्या पक्ष है, क्या चाहता है भारत। ठीक है, तो 5 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। ठीक है, तो एक करके देखते हैं। सतत विकास, यानी भारत जो है वो सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों पर जोर देता है, पहला पॉइंट। दूसरा, विकसित देशों को अधिक जिम्मेदारी लेने की बात करता है क्योंकि प्रदूषण उन्हें ज़्यादा फैलाया है। भाई जो विकसित देश हैं वो विकसित इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्हें इन्वायरमेंट ने ज़्यादा उसको उपयोग किया है, तो भाई वही जिम्मेदार भी होंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि विकासशील देशों के लिए तकनीकी और आर्थिक सहायता की भी मांग करता है, यानी भारत कहता है कि हमें टेक्नोलॉजी और आर्थिक सहायता भी प्रदान करनी चाहिए। अगला यहाँ पे है जलवायु न्याय और समानता का सिद्धांत भी समर्थन करना चाहिए।
पांचवा पॉइंट है नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा वगैरह है, इनका संरक्षण करना चाहिए और इसको जो है कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए। तो 5 पॉइंट लिख दीजिए, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नीति आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 5 अंक लिखा है, 5 मिलेगा, तो 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। पहला पॉइंट देखिए, नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग स्थान पर यह स्थापित किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका उद्देश्य है कि सरकारी संघवाद को बढ़ावा देना और राज्यों के विकास में भागीदारी बनाना। तीसरा पॉइंट, इसमें दीर्घकालीन नीतियां, रणनीति, विकास योजनाएं बनाना, ये इसका जो है काम हो जाएगा। नेक्स्ट है नवाचार। नवाचार का मतलब होता है नई नई चीजों का उत्पादन करना या फिर नई नई चीजों का खोज करना, ये नवाचार कहलाता है। सतत विकास, प्रभावी शासन पर जोर देना, ठीक है, और प्रधानमंत्री क्या होंगे, इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, ये 5 पॉइंट हो जाएगा। आगे इसमें है गुट निरपेक्षता क्या है और क्यों उपयोगी है, 5 अंक आपको यहाँ पे मिलेगा। तो गुट निरपेक्षता क्या है, अब अगर आपको अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में पूछेगा तो आपसे सिर्फ पूछे गुट निरपेक्षता क्या है, ऐसे पूछ लेगा। यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस बढ़ा दिया, क्यों उपयोगी है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इसमें पहले अर्थ लिखेंगे, इसमें लिखेंगे किसी भी शक्ति गुट में शामिल हुए बिना स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाना गुट निरपेक्षता कहलाता है। तो ये भारत की नीति है, इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। उपयोगिता के बारे में बात करते हैं, क्या उपयोगिता है गुट निरपेक्षता की, तो उसमें लिखेंगे राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेने में स्वतंत्रता होती है, विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा मिलता है, दोनों गुटों से आर्थिक तकनीकी सहायता प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है और विकासशील देशों की आवाज जो वो मजबूत होती है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गठबंधन सरकार क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपका क्या राय है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो गठबंधन सरकार वो होती है जब कोई भी दल पूर्ण बहुमत नहीं पाता है तो कई सारे दल मिलकर आपस में वो सरकार बनाते हैं, उन्हें गठबंधन सरकार कहते हैं। अब क्यों आवश्यक उसी के बारे में आपको लिखना है, तो फटाफट देख लीजिए। किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत ना मिलने पर सरकार बनाने के लिए गठबंधन सरकार बनाई जाती है, जब कई पार्टी आपस में मिलकर सरकार बनाती हैं। विविधता भरे समाज के विभिन्न समूहों को प्रतिनिधित्व जो है सुनिश्चित करने हेतु सरकार आवश्यक, गठबंधन सरकार, ठीक है। नीतियों में सहमति और संतुलन बनाए रखने के लिए गठबंधन सरकार आवश्यक है। अगला है क्षेत्रीय दलों की भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत होता है। नेक्स्ट है सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने में मदद मिलती है। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि जो सरकार है वो कहीं न कहीं एक ही स्थान पर अपना टिकी रहेगी और अपना मनमानी भी कर सकती है, एक ही सरकार रहेगी, तो इस प्रकार से कहीं न कहीं उसमें रोकने में मदद मिलती है, ठीक है। अब दोस्तों 2025 का अगला सेट आ चुका, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। आइए इसका उत्तर देखते हैं किस प्रकार से आप लिखेंगे। क्वेश्चन पूछा कि आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ एवं उनके उद्देश्य बताइए। तो पहले आप स्तंभ बताएंगे और उसके साथ में उद्देश्य भी लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले स्तंभ या और उसके साथ में उद्देश्य भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो स्तंभ में यहाँ पे लिखेंगे राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, पहला स्तंभ। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा आर्थिक समुदाय, ठीक है। तीसरा यहाँ पे सामाजिक आर्थिक समुदाय हो जाएगा। तो राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ये 3 स्तंभ हो जाएंगे। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग को लिख देना है। जैसे कि राजनीतिक सुरक्षा समुदाय में आप लिखेंगे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ाना, ठीक है। इसमें आप लिख देंगे कि व्यापार में वृद्धि, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। इसमें आप लिख सकते हैं कि शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है शक्ति संतुलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, एक बार देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब किसी एक देश या गुट शक्ति अत्यधिक ना बढ़े तो उसके लिए अन्य देश अपनी शक्ति से जो है संतुलन बनाए रखते हैं, तो उसी को शक्ति संतुलन कहा जाता है। उसका उद्देश्य संघर्ष को रोकना और स्थिरता को बनाए रखना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के प्रमुख मुद्दे क्या हैं। तो उसमें कौन कौन से मुद्दे हैं, चिंता के विषय हैं, जैसे कि वैश्विक ताप वृद्धि, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, वो समस्या का जो है कारण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जलवायु परिवर्तन, ये भी चिंता का विषय है। ओजोन परत में जो क्षय यानी क्षरण हो रहा है, प्रदूषण जो फैल रहा है, ये भी विश्व स्तर पर चिंता का विषय है। और जैव विविधता में कमी देखने को मिल रही है, वनों की कटाई हो रही है, ये सब क्या है, इसकी चिंता के विषय हो जाएंगे। तो आप इनके बारे में अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन का रूप बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने विभिन्न सामाजिक वर्गों जैसे किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, व्यवसायी, दलित, अल्पसंख्यक के साथ जो है अपने आप को जोड़ा है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे विचारधारा के स्तर पे इसमें समाजवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता जैसी विविधता तत्व इसमें शामिल किए गए थे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि नियोजन का अर्थ क्या है और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है उद्देश्य आपको बताना है। तो नियोजन का मतलब होता है कि किसी काम को प्लानिंग बनाकर काम करना, योजना बनाकर काम करना। तो सरकार द्वारा इस संसाधनों को योजनाबद्ध तरीके से जो है उपयोग करना जो है ये नियोजन कहलाता है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है, तो यहाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में 1956 तक चला था। इसका उद्देश्य है उद्देश्य उस टाइम पे था कृषि उत्पादन को बढ़ाना और सिंचाई में वृद्धि करना, पहला पॉइंट। दूसरा ग्रामीण विकास और रोजगार जो है बढ़ाना, ये इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में उभरती सहमति की प्रमुख बातें जो हैं उसको आपको लिखना है। तो उसमें लिख सकते हैं मिश्र अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी राज्यों की नीति को सहमति बनाना, पहला पॉइंट। दूसरा चुनाव और सत्ता परिवर्तन के शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मान्यता देना, तीसरा पॉइंट। क्षेत्रीय विविधता के बावजूद राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देना, ये इसमें शामिल है। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे शुरुआत होता है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट की, जिसमें 5 अंक आपको यहाँ पे मिलेगा। आइए इसका उत्तर समझने का प्रयास करते हैं सिंपल सरल शब्दों में। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे सुरक्षा से क्या समझते हैं, सुरक्षा क्या होता है। सुरक्षा में लिखेंगे कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ खतरों से आज़ादी है। खतरों से आज़ादी, व्यापक रूप में इसे समझने के लिए दो पहलू यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है पारंपरिक धारणा, दूसरा है अपारंपरिक धारणा। पारंपरिक धारणा में लिखेंगे इसका संबंध सैन्य खतरों से है, जैसे बाहरी आक्रमण, देश की रक्षा करना होता है। सैन्य खतरा मतलब सैनिकों से खतरा, यहाँ पे जो बाहरी देश हैं वो आक्रमण न कर दे, इस प्रकार से सुरक्षा का हो जाएगा। ठीक है, और अपारंपरिक में इसमें लिख सकते हैं इसमें केवल सैन्य हमले ही नहीं बल्कि गरीबी, महामारी, मानवाधिकार का उल्लंघन भी होता है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी मानवीय अस्तित्व को प्रभावित करने में खतरा भी इसमें शामिल होता है। कहने का मतलब ये है कि जो पारंपरिक धारणा है इसमें मानवीय खतरा होता है और अपारंपरिक में इसमें प्रकृति द्वारा खतरा होता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एनडीए से आप क्या समझते हैं। एनडीए क्या है, तो एनडीए का पूरा नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलाउंस। तो इस प्रकार से जो है आप इसके बारे में आप पूरा नाम इसका पूरा लिख देंगे। फिर यह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाला एक राजनीतिक गठबंधन है। इसका स्थापना जो है 1998 में किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी इसके प्रमुख संस्थापक थे। वर्तमान केंद्र में इसी गठबंधन की सरकार बनी हुई है। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के देसी रजवाड़े से आप क्या समझते हैं। तो देसी रजवाड़ा क्या होता है। आज़ादी के समय भारत में दो प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे। जो पहला क्षेत्र होता था ब्रिटिश भारत होता था और दूसरा देसी रजवाड़े हुआ करते थे। अब यहाँ पे पहला पॉइंट इसमें ले सकते हैं कि देसी रजवाड़े वे राज्य होते थे जहाँ स्थानीय राजा का शासन होता था, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश राज्य को सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी। यानी राजा तो होते थे लेकिन ब्रिटिश का समर्थन करते थे, जो भी नियम कानून होता था वो ब्रिटिश का मानते थे। दूसरा पॉइंट है आज़ादी के समय इनकी संख्या लगभग 565 देसी रियासतें थी और इनके विलय में सरदार पटेल जी ने अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, इस प्रकार से इसके बारे में लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1969 में कांग्रेस की फूट के कारण क्या थे। कांग्रेस में क्यों फूट पड़ी थी इसके बारे में बताना है। तो 1969 में कांग्रेस दो भागों में बट गया था, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर क्या है, तो इसमें देखिए सिंडिकेट बनाम इंदिरा गांधी, ये इसका प्रमुख कारण था। इसमें क्या लिखेंगे कि पार्टी के पुराने और प्रभावशाली नेता जिसे सिंडिकेट कहा गया, इंदिरा गांधी से वर्चस्व की लड़ाई हुई। यानी जो जैसे मान लो कि आपके घर में कोई बुजुर्ग इंसान है तो आप उनका कहना मानेंगे कि अपने छोटे भाई कहना मानेंगे। तो जवाब होगा जो बुजुर्ग इंसान है, दादा दादी हैं, मम्मी पापा, उनका मानेंगे। तो वही बात यहाँ पे सिंडिकेट में जो वरिष्ठ नेता थे, पुराने नेता थे, उनका जो है उनको दरकिनार करके इंदिरा गांधी का वर्चस्व दिखाई दिया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये लड़ाई देखने को मिली, मतलब कि यहाँ पे इस प्रकार से इनके कांग्रेस में फूट पड़ी। अगला है राष्ट्रपति चुनाव 1969 में जब हुआ तो क्या हुआ था इस टाइम पे कि इंदिरा गांधी ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी के खिलाफ बीबी गिरी का समर्थन किया था। तो ये भी कहीं न कहीं माना जाता है। अगला है विचारधारा का अंतर। विचारधारा का अंतर में इसमें ले सकते हैं कि इंदिरा गांधी बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीबी पर्स की समाप्ति जैसे प्रगतिशील कदम उठाए थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये माना जाता है इसका कारण। प्रीबी पर्स में मतलब कि जो देसी रजवाड़े थे उनको
उनको कुछ वेतन भत्ते दिए जाते थे, उसका यूनियन समाप्त कर दिया था। ठीक है, अगला यहाँ पे है नीति आयोग का गठन और उद्देश्य बताइए। तो नीति जो आयोग है 1 जनवरी 1915 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग गठन किया गया था और इसका उद्देश्य रहा भारत सरकार की रणनीतिक और तकनीकी सलाह के रूप में इसे काम करना। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा। आगे यहाँ पे 2 पॉइंट और ले सकते हैं। सफलता के बारे में थोड़ा सा ले सकते हैं कि यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में सफल रहा है, जहां केंद्र राज्य मिलकर विकास की योजना बनाते हैं। यह बॉटम अप यानी अप्रोच, नीचे से ऊपर की ओर आधारित काम करता है। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यूरोपीय संघ के उद्देश्य क्या हैं। तो उद्देश्य में यहाँ पे ले सकते हैं यूरोपीय संघ के उद्देश्य, कुछ मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि पहला, यूरोपीय देश का साझा विदेश और सुरक्षा नीति बनाना, ताकि जैसे प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध जैसे युद्ध भविष्य में ना हो सके। दूसरा है यहाँ पे एक समान मुद्रा यानी यूरो साझा बाजार करना, सभी जगह पे यूरोप में यूरो डॉलर यानी जैसे डॉलर चलता है वैसे मुद्रा वहाँ पे यूरो चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सीमा नियंत्रणों को समाप्त करना और नागरिकों को मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करना यूरोपीय संघ का काम होता है। अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात यह कि क्या अमेरिका इसमें सफल रहा है। इसमें लिखेंगे कि क्योंकि यूरोपीय संघ की स्थापना यूरोपीय देश ने की थी, अमेरिका ने नहीं किया है। हालांकि अमेरिका ने मार्शल योजना के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध की यूरोप पुनर्गठन की मदद की थी, ताकि साम्यवाद की जो है उसको रोका जा सके। यदि संदर्भ मार्शल योजना का है तो अमेरिका अपने उद्देश्य में सफल रहा है, क्योंकि पश्चिमी यूरोप आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है और वहाँ लोकतंत्र बना हुआ है। तो अब बात करेंगे यहाँ पे लघुत्तरीय फर्स्ट की। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे लघुत्तरीय फर्स्ट में। यहाँ पे आइए इसका उत्तर देखते हैं, कौन कौन से यहाँ पे प्रश्न है और उसका उत्तर कैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रश्न है कि भारत में परमाणु जो नीति है वो किस प्रकार से काम करती है। तो इसमें जो मुख्य आधार है ये है कि भारत की परमाणु नीति का मुख्य आधार शांतिपूर्ण कार्य के लिए परमाणु ऊर्जा बनाना, यानी भारत के पास जो परमाणु ऊर्जा है वो शांतिपूर्ण से ऊर्जा बनाने के लिए है, ना कि किसी दूसरे देश पे अटैक करने के लिए। इसकी प्रमुख विशेषता ये है, क्या विशेषता है यहाँ पे नीचे लिखा गया है। नीचे लिखा गया है पहले यहाँ पे कि भैया पहले उपयोग जो है प्रयोग नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज, यानी भारत किसी भी देश पर पहले जो है परमाणु हमला नहीं करेगा, ये ऐसा भारत का सिद्धांत है। लेकिन अगर कोई करता है तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, अगला है न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध, भारत केवल अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, ये इसमें बात हो गई। नेक्स्ट है गैर परमाणु संपन्न देशों के विरुद्ध प्रयोग नहीं करेगा, यानी भारत उन देशों पर हमला नहीं करेगा जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है कि पंचशील के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में, ये 1954 में समझौता हुआ था। और यहाँ से क्वेश्चन बनते कि पंचशील समझौता कब हुआ था, तो जवाब होगा 1954 में। किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में हुआ था। इसमें पंचशील इसलिए कहा गया है कि उसमें 5 सिद्धांत दिए गए हैं। कौन कौन से सिद्धांत, तो यहाँ पे देख पाएंगे। पहला सिद्धांत है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, ये ऐसा सिद्धांत इसमें कहा गया था, लेकिन चाइना मानता नहीं है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, ऐसा भी प्रस्ताव हुआ था 1954 में ही। ठीक है, लेकिन 1962 में क्या हुआ, युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल युद्ध हुआ। तो कहने का मतलब ये कि चाइना मानता नहीं है। अगला है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये भी समझौता हुआ है। समानता और पारस्परिक लाभ की बात करेंगे, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना रखेंगे, ये सारी चीज़ें बात की गई हैं, लेकिन ये लिखित के रूप में है, चाइना जिसे स्वीकार नहीं करता है। अगला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका क्या रही है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनके बारे में लिखेंगे कि भारत के पहले गृह मंत्री थे, पहला पॉइंट। दूसरा, इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, आइए जानते हैं। क्योंकि देखिए उन्होंने आज़ादी के बाद बिखरी हुई 565 जो देसी रियासतें थी उनको भारतीय में संघ में मिलाने का सबसे बड़ा काम किया था। 500 देसी रियासतें जो है इन्होंने देश में मिलाया था, नहीं तो फिर बिखर गए होते, पूरा इधर उधर चले गए होते। अगला है इन्होंने अपनी कूटनीति और सूझबूझ से जूनागढ़, हैदराबाद और मणिपुर जैसे कठिन रियासतों के भारत में शामिल करने की सफलता पाई थी। जूनागढ़ और हैदराबाद ये विरोध कर रहे थे भारत में विलय करने के लिए, ये अपना देश बनाना चाह रहे थे, तो लेकिन इन्होंने अपनी सूझबूझ से कूटनीति से भारत में विलय कर लिया था।
अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पूर्वोत्तर भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं के कारण क्या हैं। तो उसमें लिखेंगे कि पूर्वोत्तर के जो राज्य जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, असम और राज्य हैं, 7 राज्य हैं कुल मिला के, यहाँ पे 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। इनमें जो है असंतोष के मुख्य कारण हैं। क्यों ये जो है संतोष, इनको संतुष्टि नहीं रहती है, मतलब क्यों खुश नहीं रहते हैं, क्या कारण है। तो यहाँ पे देखिए कारण देखिए, पहला पॉइंट है पृथकतावाद की भावना, यानी पृथकता का मतलब होता अलग, अलगाववाद, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कुछ समूह द्वारा अलग देश की मांग इसमें की जाती है, अलग देश मांग की जाती है। सोचिए, अलग देश बनाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा है बाहरी लोगों का आगमन होता है यहाँ पे, अवैध प्रवासी यहाँ पे आके जो है बस जाते हैं, विशेषकर बांग्लादेश के जो है लोग आके यहाँ पे बस जाते हैं, जिसके कारण उनकी संस्कृति और रोजगार पे काफ़ी संकट पैदा होती है, तो ये भी कारण माना जाता है। आर्थिक पिछड़ापन है, विकास की जो धीमी गति है, केंद्र से दूरी का एहसास होता है, यानी जो दिल्ली है, दिल्ली यहाँ है तो जाके पूर्वोत्तर यहाँ पे है, तो कहीं की जो केंद्र से दूरी है ये भी कहीं की पिछड़ापन दिखाई देता है। तो ये सब कारण हैं जिसके कारण वो लोग क्या करते हैं, अपने आप में एक अलग देश की मांग करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे संपूर्ण क्रांति के बारे में लिखना है, संपूर्ण क्रांति पर टिप्पणी लिखिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो पहले हेडिंग बनाएंगे संपूर्ण क्रांति, इसके बारे में लिखेंगे संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने, यानी जेपी के नाम से जाने जाते हैं, 1974 में बिहार छात्र आंदोलन के दौरान इन्होंने किया था। इसमें आगे इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य केवल सरकार बदलना नहीं बल्कि समाज में कई सारे बदलाव लाना था, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक परिवर्तन लाना था। ये इसका उद्देश्य माना जाता है। आगे इसमें 2 पॉइंट यहाँ पे और दिया गया है। पॉइंट, इसी आंदोलन ने आगे चलकर 1975 की आपातकाल की पृष्ठभूमि की तैयार की थी, तो ये संपूर्ण क्रांति का कारण माना जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे इंदिरा गांधी की सरकार की लोकप्रियता के क्या कारण थे, इंदिरा गांधी की सरकार लोकप्रिय क्यों हुई थी, क्या कारण थे उसके पीछे। तो 1970 के दशक में इंदिरा गांधी लोकप्रियता के मुख्य कारण यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे एक नारा दिया था गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा इतना प्रभावशाली रहा कि ये लोकप्रिय का कारण माना जाता है। अगला है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इन्होंने 1969 में, और प्रिवी पर्स योजना जो राजाओं को मिलने वाले भत्ते थे इसको समाप्त किया था, और जनता में काफ़ी जो है आकर्षक हुआ, लोकप्रिय हुआ इस प्रकार से, ठीक है। अगला है 1971 में युद्ध में जीत हुई और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, जिससे उन्हें दुर्गा का अवतार माना जाने लगा, तो इस प्रकार से ये भी काफ़ी लोकप्रिय का कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की विदेशी नीति की 4 विशेषताएं बताइए। तो भारत की जो विदेशी नीति है उसमें पहला पॉइंट है गुट निरपेक्षता, जिसमें पहला पॉइंट यही है कि किसी भी गुट में, यानी सैन्य गुट में शामिल ना होकर स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाना, ये जो है भारत का विदेशी नीति की विशेषता हो जाएगी। दूसरा है विश्व शांति समर्थन, यानी संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से शांति जो भी है, शांति बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। अगला पॉइंट इसमें है कि साम्राज्यवाद का विरोध करना, यानी जो उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद और रंग भेद की नीतियों को जो है विरोध करना, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना, जैसे कि लुक ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट जैसी नीतियों का मधुर संबंध बनाना, ये इसमें शामिल किया गया है कि आतंकवाद आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी सुरक्षा समस्या है, इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी आतंकवाद के बारे में आपने सुना होगा, कभी पढ़ा होगा, आतंकवाद ये विश्व की समस्या बन चुकी है, भारत की नहीं, भारत में ही आतंकवाद जो है अटैक नहीं करते हैं, विश्व में कई सारे देशों में भी कहीं न कहीं समस्या बनी हुई है। तो इसके प्रमुख कारण क्या है, क्यों आतंकवाद पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, इसका कारण आपको बताना है। आतंकवादी क्यों बनते हैं वो आपको बताना है। तो आइए जानते हैं कि करके कौन कौन से कारण हैं। उससे पहले आपको बता दें कि 5 नंबर का आपका ये प्रश्न है, तो 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख लिया है, इसी 5 पॉइंट को आप इंडिकेट करके लिख सकते हैं। अब एक तरीका मैं और आपको बता दे रहा हूँ, कम लिखिए लेकिन ज़्यादा नंबर मिलेगा आपको, ज़्यादा का मतलब पूरा 5 में 5 मिल सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि आतंकवाद के प्रमुख कारण क्या है, तो आप अपनी कॉपी में जो है इसको एक डायग्राम में कन्वर्ट करिए, ठीक है, ऐसे डायग्राम बनाइए और बीच में यहाँ पे लिखिए आतंकवाद के प्रमुख कारण, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेंटेंस में जो है 5 पॉइंट जो है आप इस प्रकार से 5 डायग्राम जो है आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है,
इस प्रकार से बना लीजिए और बनाने के बाद जो है आप उसे प्रदर्शित करिए अच्छे से। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखिए, फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट, फिर यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पांचवा। फिर इसके बाद देखिए कितने अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर पाएंगे और ये आपका थोड़ा सा अलग दिखेगा। जब थोड़ा सा अलग दिखेगा तो नंबर भी थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको। अलग करने का मतलब है कि कॉपी सबसे आपको अच्छी और अलग लिखनी है जिससे आपको बढ़िया नंबर मिले। तो ये पहला तरीका हो जाएगा। दूसरा तरीका कि आप इस फॉर्म में ऐसे पूरा हेडिंग पहले उतार लीजिए, फिर एक एक करके आप जो है उसको एक्सप्लेन करते चले जाइए। जैसे यहाँ पे क्या कारण है, तो देखिए पहला कारण यहाँ पे आप लिखेंगे राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब इसमें लिखेंगे आप लोग कि जो कोई भी देश है उस देश में राजनीतिक में कहीं की बदलाव देखने को मिलते हैं। सरकार आती रहती है, सरकार जाती रहती है, यानी बदलाव होते रहते हैं। तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण लोग समझते हैं कि सरकार बदल जाएगी 5 साल बाद, तो फिर क्या करेंगे, जो दूसरी सरकार आ जाएगी तो उतना ध्यान नहीं देगी, फिर या तीसरी सरकार आ जाएगी तो उतना ध्यान नहीं देगी। तो अलग अलग जो सरकारें चेंज होती रहती हैं उसके कारण जो है यहाँ पे आतंकवादी का खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। तो आप इसके बारे में ऐसे सेंटेंस अपने सोच के बनाकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर धार्मिक कट्टरता में लिखेंगे। धार्मिक कट्टरता में कि लोग अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानने की कोशिश करते हैं और धर्म की प्रचार प्रसार करने में लगे रहते हैं, तो कहीं न कहीं दूसरे धर्म को नीचा दिखा देते हैं, जिसके कारण वो आतंकवादी का जो है खतरा माना जाता है। ठीक है, आगे आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता का मतलब ये है कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता है। जो गरीब बेचारे हैं वो अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष करते रहते हैं, तो कहीं न कहीं वो आतंकवादी का सहारा ले लेते हैं। आगे यहाँ पे शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी बहुत बड़ी कमी मानी जाती है आतंकवादी बनाने में। कहीं कहीं जब पढ़े लिखे नहीं होते हैं बच्चे तो उनको क्या करते हैं, बहला फुसला कर उनको झूठी झूठी बातें या झूठी झूठी ऐसी वीडियो दिखाकर कि आपके धर्म के साथ, आपकी जाति के साथ, आपके मजहब के साथ में खेला जा रहा है, तो उनको भड़काकर आपको कहीं न कहीं वो आतंकवादी के श्रेणी में लेकर चले जाते हैं। इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला है सोशल मीडिया और तकनीकी मदद। आतंकवादी में सबसे बड़ा कारण माना जाता है सोशल मीडिया और तकनीकी, क्योंकि आज के दिन में हर चीज़ वायरल हो जाती है, हर चीज़ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख लेते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अच्छी से अच्छी चीज़ों को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये कहीं न कहीं आतंकवादी का कारण माना जाता है। तो कुछ 5 पॉइंट हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो बढ़िया अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियाँ कैसे प्रभावित करती हैं। इन्हें दक्षिण एशिया में जो देश आते हैं उनमें द्विपक्षीय संबंध का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई एक देश ए है, कोई एक देश बी है। अब ये दोनों देश आपस में कोई संबंध बनाते हैं, जैसे राजनीति में या फिर जो है निर्यात में, आयात में या फिर व्यापार में या किसी भी चीज़ में अपना संबंध बनाते हैं, तो उसे हम द्विपक्षीय संबंध कहते हैं। अब इसमें कोई तीसरी शक्ति यानी तीसरी कोई देश आके इसमें हस्तक्षेप करे तो कहीं कहीं देश प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे मान लो सिंपल भाषाओं को समझने का प्रयास करते हैं। मान लो यहाँ पे एक लड़का है, एक लड़की है, मान लीजिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपने आप में। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या कि अगर मान लेते हैं कि उसके बीच में तीसरा कोई लड़का आ जाए और इनको डिस्टर्ब करे, ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अगर ये तीसरा लड़का इसमें हस्तक्षेप करेगा तो ये दोनों प्रभावित होंगे कि नहीं, बिल्कुल प्रभावित होंगे। तो जाहिर सी बात वही कि दक्षिण एशिया में जितने देश आते हैं उनमें अगर कोई बाहरी जो शक्ति है, बाहरी शक्ति मतलब बाहरी देश अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है कि दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए इसको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। दक्षिण एशिया में संबंध जो है उसके बाहरी शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला पॉइंट इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझने का प्रयास करिए। जैसे यहाँ पे अमेरिका है, चीन है। अमेरिका और चीन दक्षिण एशिया में नहीं आते हैं, भारत और पाकिस्तान दक्षिण एशिया में आते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच में अब कोई तीसरी शक्ति आके हस्तक्षेप करेगा तो भारत और पाकिस्तान का व्यापार भी प्रभावित होगा, रिश्ता भी प्रभावित होगा, अन्य चीज़ें भी प्रभावित होंगी। तो बस यही आपको लिखना है। ठीक है, आगे इसमें दूसरा पॉइंट देखिए, आर्थिक निवेश और सहायता। जैसे चीन है, चीन का भारत में, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा आर्थिक निवेश होता है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है चीन पाकिस्तान का, तो इससे कहीं न कहीं इस पे जो है हस्तक्षेप होता है और इससे प्रभावित होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे सैन्य सहयोग। अमेरिका का भारत के साथ सैन्य सहयोग जो है, चीन और पाकिस्तान का समर्थन करना, इस प्रकार से कहेंगे प्रभाव पड़ता है। चीन जो है पाकिस्तान का समर्थन करता है, उधर अमेरिका भारत के सैन्य शक्ति से जो है सहयोग करता है, तो ये कहीं न कहीं
बहुत बड़ा जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे इसमें चौथा पॉइंट, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा। रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का मतलब ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर का मुद्दा पर जो है बाहरी हस्तक्षेप करना, ये भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें मुद्दा दो देशों के बीच में है, कश्मीर मुद्दा जो भारत पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन इसमें तीसरा कोई हस्तक्षेप करता है तो कहीं न कहीं उससे प्रभाव जरूर पड़ता है। पांचवा पॉइंट इसमें है आंतरिक मुद्दे में हस्तक्षेप। आंतरिक मुद्दे का हस्तक्षेप का मतलब ये है जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, भारत में है, इस सब का चीन में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये सब देश जो है आते हैं दक्षिण एशिया में और चीन का जो है प्रभाव इन देशों पर पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि तीसरा जब कोई आता है तो प्रभाव जरूर पड़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने की साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों की अवधारणा की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। इसी सवाल को अथवा करके पूछ लेगा, साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिकाएं से क्या अभिप्राय है, हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आइए इसको फटाफट देख लेते हैं। जैसे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां जो है ये अवधारणा, ये हेडिंग हो जाएगा। क्या इसकी जिम्मेदारी है तो आप पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे साझी जिम्मेवारी या साझी जिम्मेदारी आप हेडिंग बना लेंगे और उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। पृथ्वी पर सभी देश पर्यावरण संरक्षण के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि पर्यावरण समस्याएं, जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। दुनिया में बहुत सारे देश हैं और उन देशों का जो योगदान होता है वो कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण पे भी प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको स्वच्छ बनाया जा सके, जिससे जलवायु परिवर्तन ना हो और जो वातावरण चेंज होता है, कहीं की प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, वो सारी समस्याएं उत्पन्न ना हो। ठीक है, आगे यहाँ पे एक पॉइंट उदाहरण में ले सकते हैं। जैसे ग्रीन हाउस गैस है, इसको कम करना है तो पूरे देश को इसमें आगे आकर मदद करनी होगी और सपोर्ट करना होगा, तभी ग्रीन हाउस गैस को कम किया जा सकता है। आगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां। सभी देशों को जिम्मेदारियां उनकी आर्थिक स्थिति और ऐतिहासिक प्रदूषण के आधार पर जो है अलग अलग होनी चाहिए। यानी जैसा जो प्रदूषण करेगा, जैसा जिसकी उत्पादन क्षमता होगी, उसी प्रकार से वो अपना योगदान देगा। अगले पॉइंट में लिख सकते हैं कि विकसित देश अधिक जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने औद्योगिक विकास के दौरान ज़्यादा प्रदूषण किए हैं। इसमें जिम्मेदार किसको ठहराया गया है? विकसित देश में, क्योंकि ये विकसित देश तब विकसित हुए हैं जब इन्होंने भरपूर रूप से औद्योगिकरण किया है और एनवायरनमेंट को उपयोग किया है। ठीक है, आगे इसमें देखिए, विकासशील देश और गरीब देश का विकास के लिए जो है समय संसाधन की जरूरत है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी कम है। यानी सिंपल भाषा में कहें तो विकसित देश की जिम्मेदारी ज़्यादा है, जो विकासशील उनकी जिम्मेदारी थोड़ी सी कम है। आगे है क्वेश्चन नंबर 24 है कि किन्हीं दो उदाहरण के माध्यम से पर्यावरण के मसले पर भारत के पक्ष को स्पष्ट कीजिए। अथवा करके पूछा जा सकता है कि पर्यावरण के मामले में भारत को जो पक्ष है उसको स्पष्ट कीजिए। यानी पर्यावरण के बारे में भारत कैसा अपना पक्ष रखता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग, भारत का पक्ष, इसमें लिखेंगे विकसित देशों की ज़्यादा जिम्मेदारी इसमें बनती है। यानी विकसित देशों ने पहले ज़्यादा प्रदूषण किया है, इसीलिए उन्हें ऐसे कम करने का सबसे बड़ा योगदान देना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें है कि गरीबी और विकासशील देशों के विकास के लिए समय और संसाधन भी मिलना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पे क्योंकि जो दो एग्जाम्पल पूछा गया है तो उसमें देख लीजिए, पेरिस जलवायु समझौता 2015 में हुआ था। इसमें भारत ने कहा है 2030 तक वह अपने 40% नवीकरणीय स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से जो है वो बना लेगा। तो 2030 तक ऐसा लक्ष्य रखा गया है। अगला पॉइंट इसमें है पेड़ लगाने और हरित क्षेत्र को बढ़ाने में वादा भी किया गया है। तो इस प्रकार से कुछ वादे हैं जिसे निभाना है। आगे इसमें है नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये जो है भारत ने 2015 में फ्रांस के साथ सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की थी इस योजना की, और इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को सस्ता और सुलभ बनाने का जो है निर्णय लिया गया है। तो इस प्रकार से पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में
में लोकतंत्र के अस्थायी स्थापना में बाधकों के कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी कहने का मतलब कि पाकिस्तान में जो लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा है वो क्या क्या बाधक है उसके कारण बता दीजिए। ठीक है, अगला है पाकिस्तान की लोकतांत्रिकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना में कई सारी कठिनाइयां हैं, जैसे सैन्य हस्तक्षेप, राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक कट्टरता, भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारी, कमजोर न्याय प्रणाली और फिर इसके बाद आर्थिक समस्या। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसको आपको अपनी कॉपी में प्रेजेंट करना है। इसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट और लिखना चाहते लिख सकते हैं। शिक्षा की कमी, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का अभाव भी देखने को मिलता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष क्यों हुआ था, उसके पीछे क्या कारण है, ये आपको इसमें उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे श्रीलंका में जातीय संघर्ष के प्रमुख कारण, और इसके में जो है इसके बारे में लिखेंगे कि सिंहली और तमिल के बीच भाषा विवाद के कारण जो है जातीय संघर्ष हुआ है। नेक्स्ट, धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेद। धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेद में इसमें लिखेंगे धर्म और अपनी संस्कृति के अनुसार जो है यहाँ पे मतभेद देखने को मिला, जिसके कारण जातीय संघर्ष हुआ। राजनीतिक भेदभाव, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो तमिलों के साथ भेदभाव किया जा रहा था, जिसके कारण यहाँ पे जातीय संघर्ष उत्पन्न हुआ। अगला पॉइंट इसमें है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता का मतलब ये है कि जहां श्रीलंका में सिंहली समुदाय को सारी सुविधाएं दी जा रही थी, वहीं तमिलों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। तो ये जो आपसी में मतभेद हो रहे थे वो इसी कारण हो रहे थे, जातीय संघर्ष इसी कारण हो रहे थे कि एक को तो अच्छी सुविधा मिल रही थी जो सिंहली समुदाय थे, लेकिन भारतीय तमिलों के साथ दुर्व्यवहार किए जा रहे थे, जिसके कारण ये संघर्ष का कारण माना जाता है। ठीक है, तो आर्थिक असमानता में इस प्रकार से 2-4 लाइन आप लिख सकते हैं। इसके बाद तमिलों की अपनी अलग पहचान मांगती थी इन्होंने, लेकिन इनकी मांग ठुकरा दी गई। ठीक है, आगे यहाँ पे है विद्रोही संगठनों का गठन किया गया। यानी जो विद्रोही संगठन थे वो गठन हुए, वो संगठन सामने आए और उन संगठनों के कारण यहाँ पे जातीय संघर्ष जो वो देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे लघु उत्तरीय फर्स्ट की, जिसके लिए 50 शब्दों में उत्तर आपको लिखना होगा। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं, सुरक्षा परिषद के कार्य क्या हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए मुख्यतः क्या कदम उठाने के लिए 2005 में किया गया था, सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लंबे चौड़े क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिल सकते हैं। आइए इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ा शॉर्ट में आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको लिखना ज़्यादा पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो आपको कम से कम 1 पेज में आंसर देना ही देना होगा। जो मुख्य मुख्य बातें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, कैसे लिखना ये भी आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा दोस्तों, आसियान विजन क्या है, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है। तो ये 2020 के जो है एक उद्देश्य बनाया गया था, इसी को लेकर बात कही गई है। जैसे इसमें देखिए आसियान विजन 2020 का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच शांति बनाना, स्थिरता बनाना और समृद्धि स्थापित करना है। इसमें आर्थिक सहयोग, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, क्षेत्रीय सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और आपसी एकता को मजबूत करने को विशेष जोर दिया गया है। अब आपको एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं कि अगर इसको आपको 1 पेज में लिखना है, ये तो 4 लाइन में खत्म हो गया, लेकिन 1 पेज में कैसे पूरा लिखेंगे ये आपको तरीका बता दे रहे हैं। पहले आप ऐसे सेंटेंस को अपनी भाषा में लिखेंगे, जैसे कि लिखेंगे आसियान विजन जो है ये 2020 का मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने इसमें देश हैं, जैसे मान लीजिए आपके दोस्तों का ग्रुप है, मान लीजिए उसमें 10 लोग हैं। ठीक है, आपके दोस्तों के ग्रुप में 10 लोग हैं, तो आपके जो ग्रुप के लोग हैं ये हमेशा यही सोचते हैं कि ग्रुप में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन अगर ग्रुप पर कोई उंगली उठाता है तो उसे हम छोड़ेंगे भी नहीं। ग्रुप में किसी को अगर मदद चाहिए तो आप मदद करते हैं, उसके जो है सुख दुख में साथ देते हैं। तो ये सब क्या है, आपके दोस्तों का जो ग्रुप है उसमें आपसी सहयोग है, शांति है, स्थिरता है, मदद है, सहयोग है। तो यही भावना, यही विचार आप यहाँ पे उठा के लिख दीजिए। बिल्कुल 100% दोस्तों सही होगा, कोई काट नहीं सकता है, गारंटी है। तो इस प्रकार से आप लिखिए। जब आप इतना लिख देंगे तब इसके बाद यहाँ से हेडिंग बनाइए। हेडिंग क्या बनेगा, आर्थिक, यहाँ पे लिखेंगे आसियान विजन का पहला पॉइंट ये है कि आप आर्थिक सहयोग करना, पहला हेडिंग। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक विकास करना। तीसरा क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय विकास करना है, क्षेत्रीय सुरक्षा स्थापना करना। ठीक है,
नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगा, गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन का मतलब होता है गरीबी को दूर करना, गरीबी को खत्म करना। ठीक है, अगली हेडिंग बन जाएगी यहाँ पे आपसी एकता को बनाए रखना। तो ये 4-5 पॉइंट जब बन जाएंगे तो आप एक एक करके जब 5 पॉइंट अगर बना लिए आप, ठीक है, 5 पॉइंट अगर आप बना लिए तो फिर उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जब लिख देंगे तो एक पेज में नहीं भाई साहब 2 पेज में चला जाएगा, कभी लिख के देखिएगा। ठीक है, तो ऐसे आंसर को समझ के लिखा जाता है, ऐसे प्रेजेंट करेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। पढ़ाने वाले तो बहुत है, समझाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन कैसे क्या करें, किस प्रकार से आंसर लिखे, कैसे समझ के लिखे, शॉर्ट में कैसे याद करके फुल कैसे आंसर बनाए, ये तरीका दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कैसे जो है पास होंगे, बस आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप काबिल होकर अपने दम पर पास हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे सुरक्षा परिषद के कार्य बताइए, क्या है सुरक्षा परिषद के कार्य। तो यहाँ पे नाम से स्पष्ट यहाँ पे सुरक्षा लिखा है, तो इसका मतलब कि सुरक्षा की बात हो रही है। कभी किसी के साथ जो है बुराई नहीं होगा, हमेशा सुरक्षा की बात होगा, हमेशा हित की बात होगा। तो इसमें लिखेंगे, ये शॉर्ट में मैंने आंसर लिखा है, आपको अच्छे से फुल में लिखना है। कैसे, देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। आपको अगर याद होगा प्रथम विश्व युद्ध, अगर आपको याद होगा द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से स्टार्ट होता है और 1918 तक चलता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से स्टार्ट होता है और 1945 तक चलता है। ऐसे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त सुरक्षा जो राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ये काम करता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस को देखिए कितने अच्छे तरीके से लिख पाएंगे आप। यह जो है युद्ध रोकने, शांति भेजने, प्रतिबंध लगाने, विवादों को समाधान करने, आक्रमण करने वाले देशों के विरुद्ध कार्रवाई करने, ये सब अधिकार रखता है। तो आप बस इतना लिखिए, ठीक है, ये सब इतना लिखिए, फिर आपके हेडिंग बनाइए। क्या हेडिंग बनेगा, पहला पॉइंट युद्ध रोकने, दूसरा पॉइंट शांति भेजना या शांति बनाना, तीसरा पॉइंट प्रतिबंध लगाना, चौथा पॉइंट विवादों को समझाना या समाधान करना, नेक्स्ट है आक्रमण करने वाले देशों की कार्रवाई करना। ऐसे 4-5 पॉइंट बनाएंगे और फिर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, देखिए कितना अच्छा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 23 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिक प्रासंगिक बनाने हेतु 2005 के निर्णय क्या हैं। तो यहाँ पे जो है प्रासंगिक जो शब्द लिखा गया है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आपके जो है हित के लिए कोई न कोई काम हो रहा है यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे इसमें लिखेंगे 2005 में, इसमें लिखा गया है सेंटेंस में कि 2005 में संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मानव अधिकार परिषद की स्थापना की गई थी। इसमें शांति निर्माण आयोग का गठन, आतंकवाद विरोधी और जो है ये कदम उठाए गए, विकासशील देशों की भूमिका बढ़ाने के लिए संगठनात्मक सुधार करने के लिए निर्णय लिया गया था। तो ये जो है मानव के हित के लिए काम हो रहा है। तो प्रासंगिक मतलब मानव के हित के लिए, भलाई के लिए काम होगा। आप इतना सेंटेंस लिखिए, फिर यहाँ से एक करके छोटा छोटा पॉइंट है, आप इन्हीं टॉपिक को हेडिंग बना के अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, बड़ा अच्छा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या था, इसका परिणाम क्या था। एक चीज आपको और बता दें, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पॉइंट बता दिया, ठीक है, आप इसमें जितने भी पॉइंट बनाए हैं, लिखे हैं, इसको आप पॉइंट वाइज ऐसे बना के 3-4 पॉइंट बना के इसको छोड़ दीजिए, उसके बारे में मत लिखिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी पॉइंट यहाँ पे है सभी को अच्छे से पॉइंट हेडिंग बना के उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, तब भी पूरा नंबर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको जो लघुत्तरीय फर्स्ट है वो पूरा आपको डिटेल में नहीं लिखने की जरूरत है। ठीक है, 50 शब्दों में लिखना है तो 50 शब्दों में आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए आते हैं कौन सा, ये भाई क्वेश्चन रहा, नेक्स्ट है। कह रहा क्वेश्चन की द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या था और इसका परिणाम क्या रहा। तो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए नाम से स्पष्ट है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का मतलब यहाँ पे कि दो राष्ट्र, द्वि मतलब दो राष्ट्र हैं और उनके सिद्धांत क्या है ये आपको बताना है। जैसे देखिए द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के अनुसार हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं। इस सिद्धांत के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का गठन हुआ, जिससे बड़े पैमाने पर हिस्सा हुई और जो है विस्थापन भी देखने को मिलता है। विस्थापन मतलब अलग होना। तो इस प्रकार से द्विराष्ट्र का सिद्धांत भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बारे में आप लिख सकते हैं। जानते हैं देश 1947 में विभाजन हुआ, आज़ाद हुआ। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं आप। आगे देखिए नेक्स्ट है आपातकाल के बाद
शासन व्यवस्था में परिवर्तन कैसे हुए। जब आपातकाल 1975 में लगाया गया था, अभी उसके बारे में ऊपर हम लोग पढ़े हैं, तो वहाँ पे शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए थे वो आपको बताना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपातकाल घोषणा के बाद मौलिक अधिकार निलंबित हो गए थे। ठीक है, जो मौलिक अधिकार दिए गए थे जनता को खत्म कर दिए गए। प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई। केंद्र सरकार की शक्ति बढ़ जाती है, राज्यों की स्वायत्तता कम हो जाती है और विरोधी नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कुछ परिवर्तन किए गए थे। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि दलित पैंथर्स द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं। तो दलित पैंथर्स के बारे में लिखेंगे कि दलित पैंथर्स ने जातिगत भेदभाव, सामाजिक अन्याय, शोषण और गरीबी, बेरोजगारी, दलित पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई गई। इनका उद्देश्य दलितों को समान अधिकार और सम्मान दिलाना है। तो इस प्रकार से सेंटेंस ले सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सोच सकते हैं कि दलित के साथ में कैसा दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ हमेशा भेदभाव होता है, सामाजिक अन्याय होता है, शोषण होता है, गरीबी, बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आप उनके बारे में आप बयां कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2025 का अगला सेट शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आइए इनका भी उत्तर देखते हैं किस प्रकार से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए थे, तो उसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। शीत युद्ध का अंत हो चुका था। ठीक है, अमेरिका एक मात्र महाशक्ति बनकर उभरा, कई सारे देश जो है वो नए संगठन के रूप में उभरे और समाजवादी जो व्यवस्था थी वो कमजोर हो गई और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बढ़ी। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे आसियान 2020 का मुख्य बातें क्या हैं। तो आसियान जो विजन है 2020 की मुख्य बातें हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में शांति, स्थिरता और सहयोग को स्थापित करना, ये इसकी मुख्य बातें हो जाएंगी। नेक्स्ट है आर्थिक विकास और साझा बाजार को मजबूत करना, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग और गरीबी को कम करना, इसका विजन मतलब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्षेत्र में परमाणु हथियारों को मुक्त बनाए रखना, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। तो आसियान जो है जो संगठन है उस प्रकार से काम करता है, उसी की मुख्य बातें आपको लिखना है। अगला है सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली सुधारने के 2 सुझाव दीजिए। तो अस्थायी, पहले इसमें लिखेंगे अस्थायी अस्थायी जो सदस्य हैं इनकी संख्या बढ़ाई जाए ताकि जो है अधिक देश इसमें प्रतिनिधित्व कर सके। पहला पॉइंट, 2 सुझाव देना है। दूसरा है वीटो जो शक्ति है, वीटो जो पावर है वो उसका नियंत्रण सुधार किया जाए जिससे निर्णय अधिक लोग ले सकें और कहीं के निर्णय लोकतांत्रिक हो सके। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन अगला आ जाता है कि 1952-66 के समय एक दलीय प्रभुत्व का दौर था, इस पर आपका क्या सहमत है, क्या विचार है, इसमें आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, कि 1952 से लेकर 1956 तक एक दलीय का प्रभुत्व रहा था। तो उसमें लिखेंगे कि हाँ, इस कथन से काफी हद तक मैं सहमत हूं, क्योंकि उसमें लिखेंगे इस अवधि में कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ता में रही, पहला पॉइंट। दूसरा, विपक्षी दल कमजोर और बिखरे हुए थे। नेक्स्ट है कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन का विरासत और विस्तृत जन समर्थन प्राप्त था। दूसरा है यहाँ पे इसीलिए इस समय को कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप अपना समर्थन दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय राजनीति पर दल बदल का प्रभाव क्या है। तो दल बदल होने से जब एक पार्टी दूसरे पार्टी में चली जाती है, फिर उसमें से तीसरी पार्टी में चली जाती है, तो इसी को दल बदल कहा जाता है। तो राजनीति, भारतीय राजनीति में इसमें लिखेंगे कि सरकारों में अस्थिरता बढ़ती है। अस्थिरता का मतलब होता है कि सरकारें बदलती रहती है, बनती रहती हैं, बदलती रहती है, बनती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक नैतिकता कमजोर हो जाती है। अगला है व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण लोकतंत्र की विश्वसनीयता वो प्रभावित होती है। अगला इसमें ले सकते हैं कि इसी समस्या को रोकने के लिए दल बदल विरोधी जो है कानून बनाया गया 1985 में। ठीक है, इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला इसके बाद है क्षेत्रीय असंतुलन कैसे दूर किया जा सकता है। तो उसमें लिखेंगे कि पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक योजनाएं और निवेश बढ़ाकर जो है असंतुलन को दूर किया जा सकता है। दूसरा है उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को विकास करके असंतुलन को दूर किया जा सकता है। जैसे जो लोग यूपी बिहार के लोग होते हैं वो जाते हैं कमाने के लिए दूसरे राज्यों में, तो अगर वो उस राज्य में विकास होगा, रोजगार मिलेगा, तो लोग दूसरे राज्य में क्यों जाना चाहेंगे। तो वही है क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होने का। ठीक है, राज्यों के बीच में संसाधनों का संतुलन जो है वितरण करना चाहिए जिससे लोग दूसरे राज्य में ना जाएं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बारे में एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इसमें रोजगार के अवसर बढ़ाकर क्षेत्रीय समानता को स्थापित किया जा सकता है। फिर इसके बाद आता है अगला सेट 2025 का, तो इसमें आप लिखेंगे
क्वेश्चन यहाँ पे कि पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त का अर्थ क्या है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आइए इसका उत्तर देखते हैं किसे आप यहाँ पे लिखेंगे। तो पेरेस्ट्राइका जो है इसका मतलब होता है व्यवस्था का पुनर्गठन एवं सुधार करना। ठीक है, ये सोवियत संघ में जो है ये सेंटेंस जो है ये यूज किया जाता है। और ग्लासनोस्त की बात, इसके बारे में बात करें तो शासन में खुलापन और व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है व्यक्त करना, ये ग्लासनोस्त कहलाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और लिखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो पेरेस्ट्राइका जो है ये सोवियत संघ में आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की पुनर्गठित जो है नीति है। ठीक है, और ग्लासनोस्त जो है ये शासन में खुलापन, पारदर्शिता और व्यक्ति की जो है स्वतंत्रता बढ़ाने की नीति है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन ये आएगा पेपर में तो इतना बस आपको लिखना है कि जो सोवियत संघ इसमें आर्थिक राजनीतिक की व्यवस्था जो है इसका पुनर्गठन करना पेरेस्ट्राइका कहलाता है। और ग्लासनोस्त में क्या होता है, पारदर्शिता होता है, खुलापन होता है, व्यक्ति अपने जो है अपने आप को विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ये इसमें लिखना है। ठीक है, और ये जो सुधार है ये मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा किए गए थे। आगे इसमें आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, दक्षेस से क्या अभिप्राय है और शांति सहयोग में इसकी क्या भूमिका है। तो दक्षेस में यानी सार्क के बारे में चर्चा हो रही है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रों का जो सहयोग संगठन है इसी को दक्षेस कहते हैं। और उसमें जो है शांति सहयोग बढ़ाने के कुछ तरीके बताए गए हैं, जैसे सदस्य देशों के बीच में आर्थिक और सांस्कृतिक तकनीकी जो है सहयोग करना या सहयोग बढ़ाना, आपसी विवादों को संवाद करना, समझौते को सुलझाना। ठीक है, दूसरा है गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे जो है मुद्दे पर मिलकर काम करना। दोस्तों बता दें जो भी संगठन होते हैं, चाहे आसियान पूछे या सार्क पूछे या कोई भी संगठन पूछे, तो उसका सभी का उद्देश्य जो होता है लगभग सेम होता है। तो कोई उद्देश्य ऐसे होते हैं जो आर्थिक सहयोग करते हैं, ठीक है, कहीं के जो विवाद होते हैं उसको निपटाने काम करते हैं। तो इस प्रकार से उसके बारे में अपने सेंटेंस में बना के आप लिख सकते हैं। इसके बाद धारणता का विकास यानी सतत विकास के नाम से इसे जाना जाता है, टिकाऊ विकास के नाम से इसे जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है करता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जो है बचा कर रखता है, तो उसे हम सतत पोषणीय विकास या धारणीयता का विकास का जो है नाम देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि आदर्श निर्वाचन प्रणाली के 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो उसमें है सर्वजन जो है मताधिकार यानी सभी वयस्क को मताधिकार जो है होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, गुप्त मतदान की व्यवस्था होनी चाहिए, नियमित अंतराल पर चुनाव का आयोजन कराना चाहिए। आदर्श निर्वाचन प्रणाली का यही उद्देश्य है। ठीक है, यही इसका मुख्य तथ्य है। आगे बात करते हैं पंचशील क्या है। तो पंचशील के बारे में चर्चा करते हैं। पंचशील में 5 सिद्धांतों का समूह है जो देशों के बीच में शांतिपूर्ण और सास्थित्व स्थापित करता है। इसमें पंचशील में भारत और चीन जो है देश शामिल हैं। वहीं बात करें 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो 5 सिद्धांत यहाँ पे लिखा गया है। एक दूसरे की संप्रभुता मतलब होगी, यानी अपने आप में दूसरे के मालिक होंगे, अपना अपना जो है स्वतंत्र देश होंगे, क्षेत्रीय अखंडता को सम्मान करेंगे, आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, समानता और जो है पारस्परिक जो लाभ है उसको अपने अपने तरीके से देखेंगे, शांतिपूर्ण सास्तित्व जो है यानी शांतिपूर्ण जो है साथ में रहकर काम करेंगे, कोई भी विवाद नहीं होगा, ऐसा पंचशील में कहा गया है। इसके बाद गठबंधन सरकार है, इसके बारे में कई बार चर्चा की जा चुकी है गठबंधन सरकार के बारे में। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं अब अगले 2024 में जो है 24 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आपको उत्तर लिखना है। पर्यावरण मसले पर भारत का पक्ष क्या है, तो उसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं, क्या उसका पक्ष है ये भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। वैश्वीकरण क्यों हो सके ये भी चर्चा कर चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी के बारे में एक बार देख लीजिए, इसके जो संस्थापक काशीराम जी हैं। ठीक है, और उद्देश्य की बात करें तो उसमें दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों को सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और समानता स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे है परमाणु नीति के बारे में, इसके भी बारे में चर्चा कर चुके हैं। आपातकाल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। फिर इसके बाद अगला सेट आ जाता है 2025 का। यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख पाएंगे जैसे कि पाकिस्तान में लोकतंत्र अस्थायी स्थापना में बाधक का कारण क्या है। सैन्य की राजनीति, बार बार हस्तक्षेप और सैन्य जो है शासन वहाँ पे एक्टिव रहता है, जिसके कारण लोकतंत्र सही तरीके से
एक्टिव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है कमजोर लोकतांत्रिक संस्थाएं और राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है, जिससे लोकतंत्र वहां सफल नहीं है। आगे बात करें यहाँ पे सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के लिए भारत का तर्क क्या है, जिसमें आप 2 लाइन लिख सकते हैं कि विशाल जनसंख्या, बड़ा लोकतांत्रिक देश और बढ़ती आर्थिक सैन्य संगठन जो है एक तरह से काफी बड़ा योगदान दे सकता है भारत। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सक्रिय योगदान और वैश्विक प्रतिष्ठा भी स्थापित कर सकता है भारत, तो इसलिए भारत का तर्क हो जाएगा। आगे इसमें आतंकवाद के प्रमुख कारण क्या हैं, तो बहुत सारे कारण हैं जिसमें आप लिख सकते हैं धार्मिक कारण है, ठीक है, उग्रवाद है, कट्टरता है, ये सब इसके कारण हो जाएंगे। गरीबी, असमानता, राजनीतिक अस्थिरता, बाहरी समर्थन, ये सब जो है इसके कारण हो जाएंगे। इसके बारे में हेडिंग बना के थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो काम आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण सुरक्षा की गंभीर समस्या क्यों है, उसमें आप लिखेंगे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैव विविधता और हास्य, ये जो जैव विविधता ह्रास हो रहा है, ये विश्वव्यापी का प्रभाव देखने को मिलता है। इस समस्या का समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो है इसकी आवश्यकता जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे कि हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम क्या हैं, तो आप पहले सकारात्मक 2 लाइन लिख दीजिए कि सकारात्मक में कि खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि हुई और भारत आत्मनिर्भर बना। ठीक है, दूसरा पॉइंट किसानों की आय में वृद्धि हुई और कृषि तकनीकी में सुधार हुआ, ये पॉइंट हो जाएगा सकारात्मक। और नकारात्मक 2 लाइन लिख देंगे इसमें कि क्षेत्रीय और जो है सामाजिक जो असमानता इसमें वृद्धि देखने को मिली, और उसमें लिखेंगे रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों से प्रयोग से जो है पर्यावरण को क्षति हुआ और मिट्टी और जल जो है प्रदूषण हुआ है। ठीक है, आगे इसमें है कि पूर्वोत्तर भारत में बढ़ती क्षेत्रीय आकांक्षाओं के जो कारण हैं वो क्या कारण हैं, तो भौगोलिक अलगाववाद ये कारण हो जाएगा, आर्थिक पिछड़ापन, विकास की कमी, जातीय सांस्कृतिक पहचान की भावना, राजनीतिक उपेक्षा की अनुभव, ये सब जो है इसके जो है बढ़ती क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं उसका कारण हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला सेट आ जाता है